सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी संसद से पाकिस्तान को सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पड़ोस में पल रहा है आतंकवाद, सामरिक हित में है मजबूत और संपन्न भारत। अदालत पहुंचा उड़ता पंजाब विवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। समर्थन में उतरी कई मशहूर फिल्मी हस्तियां। अमिताभ बच्चन ने कहा, रचनात्मकता को मारने का ना हो प्रयास। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर जोर। प्रणब मुखर्जी ने कहा, शिक्षा में अलग अलग विचारों का हो समावेश। उपराष्ट्रपति ने निजी संस्थानों के लिए प्रभावी नियामक तंत्र बनाने की बताई जरूरत। तय समय से एक दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश, पहाड़ी जगहों से दूर रहने की चेतावनी। 15 जुलाई तक देश भर में मानसून की फुहारें। और टेनिस खिलाड़ी शरापोवा पर 2 साल का प्रतिबंध। डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की कार्रवाई। फैसले के खिलाफ अपील करेंगी शरापोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद का गढ़ भारत के पड़ोस में है और उसे मदद बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक और सामरिक रिश्तों की वकालत भी की। नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले भारत के 6ठे प्रधानमंत्री हैं। The Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद का एक सुर में विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवाद में कोई फर्क नहीं होता। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद भारत के पड़ोस में पल रहा है। The need of the hour is for us to deepen our security cooperation and base it on a policy that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एशिया से लेकर अफ्रीका तक शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में भारत अमेरिका का आदर्श सहयोगी हो सकता है। A strong India-US partnership can anchor peace, prosperity and stability from Asia to Africa and from Indian Ocean to the Pacific. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र, नागरिक समानता और संस्कृति का भी जिक्र किया। अमेरिकी लोकतंत्र की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतंत्र से दूसरे लोकतंत्र को ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रह रहे करीब 30 लाख भारतीय दोनों मुल्कों को जोड़ते हैं और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत पसंदीदा जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश का सही समय है। अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ वॉशिंगटन में बैठक की। इसमें पेप्सी, अमेजन और बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था और कुशल पेशेवर भारत की ताकत हैं। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार को और बढ़ाने का न्योता दिया। इस मौके पर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने भारत में $3 अरब और निवेश करने का ऐलान किया। इससे पहले भारत अमेरिका व्यापार परिषद की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। We have taken
a comprehensive package of reforms which go beyond more economic reforms. Policies to stimulate growth and employment through investment and trade and to increase efficiency and productivity. प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका की मदद से भारत 6 परमाणु बिजली रिएक्टर बनाने जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते वैज्ञानिक और परमाणु सहयोग को दिखाता है। We are purchasing 6 nuclear reactors from Westinghouse, which will mark a new era in our nuclear and scientific cooperation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर से भी मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आपसी भागीदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज सपोर्ट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट समझौते को अंतिम रूप दिया। इसमें जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य तंत्र का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक्सिको पहुंच गए हैं। मेक्सिको सिटी में हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेक्सिको पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हो सकती है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। कुछ और अहम खबरें। उड़ता पंजाब फिल्म पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई फिल्मकार इसे रिलीज करने के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सेंसर बोर्ड के ऐतराज को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट इससे जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। फिल्म उड़ता पंजाब के समर्थन में बुधवार को फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां एक मंच पर जुटी। इन हस्तियों ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी को हटाने की मांग की। उन्होंने फिल्म पर सेंसर बोर्ड के ऐतराज को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया। हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। वहीं सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित ने अध्यक्ष पहलाज निहलानी के विचारों पर हैरानी जताई। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष से पैसे की बात कहे जाने के लिए माफी की मांग भी की। ये इंसल्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, ये सारे प्रोड्यूसर्स की इंसल्ट है, सारे डायरेक्टर्स की इंसल्ट है, पूरी इंडस्ट्री की इंसल्ट है। तो वी ऑन बिहाफ ऑफ इफ्तिदा एंड द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम पहलाज एज सून एज पॉसिबल। पहलाज निहलानी ने इस्तीफे से इनकार करते हुए सफाई दी कि उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। बेसिस जो कमेटी मेंबर जो डिसाइड करते हैं उसी बेस पे पास होती है। जितनी बाकी सारी पिक्चरें पास हुई है और उस बेस पे ये भी पास हुई है कि जो हमको लगता है जहाँ पे आपत्ति है हम उसको पास करते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट जब कट्स देंगे सबमिट करेंगे हम इमीडिएटली सर्टिफिकेट देंगे। उड़ता पंजाब में युवाओं में बढ़ती नशे की लत को दिखाया गया है। फिल्म के निर्माताओं का आरोप है कि सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले 80 से ज्यादा दृश्यों पर कैंची चलाने के लिए कहा है और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। फिल्म 17 जून को रिलीज होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर उड़ता पंजाब विवाद पर अमिताभ बच्चन ने कहा है कि रचनात्मकता को खत्म करने से फिल्म का मकसद खत्म हो जाता है। As I said, don't try and kill creativity. I think we're all must have the freedom to create because we're in this field. And all we have is our soul to be able to create that. When you kill our creativity, you kill our soul. And that would be detrimental to the profession per se. और उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर सिर्फ सेंसर बोर्ड ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार और बीजेपी भी निशाने पर है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आरएसएस के निशाने पर संस्थाओं में बेवजह दखल दे रही है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि फिल्म में काट छांट के जरिए पंजाब की असलियत को छिपाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इस विवाद से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। फिल्म उड़ता पंजाब के रिलीज से काफी पहले ही इसे लेकर विवाद अब राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही संस्थाओं में केंद्र सरकार और आरएसएस की दखलंदाजी का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि पंजाब की असलियत को छुपाने के लिए फिल्म के सीन में काट छांट की गई है। अकाली दल, भाजपा सरकार या मोदी सरकार बजाय आवाज दबाने के, बजाय समस्या पर पर्दा डालने के, क्यों उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती जो ड्रग माफिया से जुड़े हैं और पंजाब के युवाओं को नशों में धकेल रहे हैं। ये साफ कर दिया कि
दरअसल वो उड़ता पंजाब के रिलीज होने के ना होने के पीछे वो नहीं है। इस पूरी षड्यंत्र के पीछे असल में मोदी सरकार और बादल सरकार है, और पहलाज निरानी सिर्फ एक पॉन है इसमें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी ने फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के इस्तीफे तक की मांग की है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने इस पूरे मामले से दूरी बनाने की कोशिश की है। बीजेपी का कहना है कि स्वायत्त संस्थाओं में सरकार का कोई दखल नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई ऐसी संस्था जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, दायित्व है, निर्भीक रूप से ऐसे रिलीज के ऊपर कार्य करना, तो मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये सरकार का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप है या किसी प्रकार से रोक लगाने में किसी का हस्तक्षेप हो सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी राजनीतिक दलों के साथ साथ फिल्म समुदाय के निशाने पर भी हैं। पहलाज निहलानी का विरोध सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्य भी कर रहे हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अटकलों के बीच पार्टी ने माना है कि इस पर फैसला जल्द होगा। राज्यसभा टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नेतृत्व के मसले पर चर्चा हुई है और राहुल गांधी जल्द ही पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। As far as Rahul ji is concerned, and as far as next line of leadership is concerned, I am sure we will be able to tell Rajya Sabha TV soon enough that that leadership change has been deliberated upon with great wisdom and caution, and by taking opinion of a few thousand leaders of the Congress party. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पार्टी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की अटकलें गर्म हैं। सुरजेवाला ने इसकी समय सीमा तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा जल्द होगी। उन्होंने इन अटकलों को भी गलत बताया कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही वरिष्ठ नेताओं से अहम जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। In fact, Rahul ji has deep respect and regard for them and consults most of them. They will tell you, perhaps even on camera, often enough. So there is no disregard or disrespect or easing out of any individual. सुरजेवाला ने अजीत जोगी समेत कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को राजनीतिक अवसरवाद बताया। हालांकि उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले गुरुदास कामत का बचाव किया। Gurudas Kamath ji is a very seasoned and experienced leader of the party. He is very much a part of Congress family. He has resigned as General Secretary of the AICC. He has not resigned from the party. In fact, he issued a statement saying that he deeply respects Sonia ji and Rahul ji and will always continue to serve. सुरजेवाला ने एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने 2 साल में सिर्फ बातें की हैं और काम नहीं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और केवी थॉमस को पर्यवेक्षक बनाया है। राज्य की 4 सीटों पर 11 जून को मतदान होना है। इसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सोमवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संपर्क साधा था और चुनाव रद्द नहीं करने की अपील की थी। दरअसल कर्नाटक में एक स्टिंग सामने आया है जिसमें कथित रूप से कुछ विधायकों को पैसा लेने की बात करते हुए दिखाया गया है। इस मामले में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग को पहले ही रिपोर्ट सौंप चुके हैं। असम में गुवाहाटी की विशेष NIA अदालत ने प्रतिबंधित संगठन यूनियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF के 18 उग्रवादियों को दोषी ठहराया है। इनमें UNLF सरगना राजकुमार मेघेन उर्फ सनायामा भी शामिल है। अदालत ने इन सभी को आतंकी गतिविधियों और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया। सभी दोषियों को 7 से 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। NIA ने 2010 में मामला दर्ज किया था और इसमें 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। गुजरात में 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी दंगे के मामले में आज अदालत सजा सुना सकती है। मुजरिमों के लिए सजा तय करने से पहले 6 जून को अभियोजन, पीड़ितों और मुजरिमों के वकीलों ने सजा के बारे में अपनी अपनी दलीलें पेश की, जो आज भी जारी रह सकती हैं। दलीलें पूरी होने के बाद सजा सुनाई जा सकती है। 2 जून को अदालत ने 24 लोगों को दोषी करार दिया था। साथ ही बीजेपी के पार्षद विपिन पटेल समेत 36 लोगों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने 24 में से 11 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है। वहीं 13 दोषियों को दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मुकदमे में कुल 66 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 6 की मौत सुनवाई के दौरान हो गई।
28 फरवरी 2002 को भड़की हिंसा के दौरान उत्तेजित भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया था। इस हमले में 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। शैक्षणिक आजादी की हिमायत करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि विचारों के प्रवाह पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से द एजुकेशन प्रेसिडेंट पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त करने के मौके पर उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा, ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें अलग अलग विचारों का समावेश हो सके। इस मौके पर राष्ट्रपति ने नई पहल और अनुसंधान पर जोर दिया। साथ ही नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए शोध और विकास कार्यों में ज्यादा से ज्यादा निवेश की जरूरत बताई। और इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि देश के ज्यादातर निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान आकर्षक डिग्री देने वाले पोर्टल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा के करीब 59% छात्र निजी संस्थानों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ निजी संस्थानों ने ही उच्च मानदंडों को बरकरार रखा है। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी नियामक तंत्र की जरूरत बताई। दिल्ली सरकार ने आज से 2 दिन के लिए नगर निगम से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं इसके विरोध में नगर निगम ने रामलीला मैदान में संयुक्त सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये हैं बीजेपी पार्षद। इनका आरोप है कि दिल्ली सरकार नगर निगम को कमजोर और बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज हम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो निगम के अधिकार हैं, जो निगम का पैसा है, वो तो मुख्यमंत्री देते नहीं है। हमारे कर्मचारी बिना तनख्वाह के हैं। हमारे पेंशन के जो लोग हैं वो पिछले 15 महीने से बिना पेंशन के जी रहे हैं। निगम में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। 1 रुपए का फंड हमारे पास नहीं है और वो राजनीति करते हैं। वो सेशन बुलाते हैं कि निगम में काम नहीं हो रहा है। ये विरोध दिल्ली सरकार के नगर निगम से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर है। कल ये सत्र रहने वाला है। कॉरपोरेशन की वर्किंग, कमियां खामियां, उनमें सुधार, उनको लेकर के होगा। इधर विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साफ किया कि वो सदन में प्रीमियम बस प्रोजेक्ट में हुए घोटाले पर सरकार को घेरेंगे। हम चुनौती देते हैं दिल्ली की सरकार को। ये जो कल से सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें हमने स्थगन प्रस्ताव ऐप बस प्रीमियम जो सर्विसेज स्कीम है, इस पर हमने स्थगन प्रस्ताव दाखिल किया है। कल सरकार इस पर हमारे सवालों के जवाब दे। नगर निगम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई नई नहीं है, लेकिन अगले साल नगर निगम चुनाव को देखते हुए दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। टॉपर्स मामले के चलते बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और सचिव हरिहर नाथ झा ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। टॉपर विवाद में घिरने के बाद बुधवार को बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर पुलिस ने उनके आवास पर छापा मारा है। कल उनसे 5 घंटे तक पूछताछ भी की थी। वहीं शिक्षा विभाग ने भी उनसे सफाई मांगी है। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि पूरी तरह से बोर्ड के जितने लोग वहां पर हैं सबको बदल दिया जाए। इसलिए उनको आज
मांगा गया था उनसे इस्तीफा और उनको आज शोकॉज भी किया गया था कि क्यों नहीं आपको हटा दिया जाए, तो उनका इस्तीफा आ गया। अध्यक्ष के बाद बोर्ड के सचिव हरिहर नाथ झा ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें जीए इंटर कॉलेज के केंद्र अधीक्षक और प्रिंसिपल के अलावा 2 क्लर्क और 1 चपरासी शामिल है। पुलिस ने टॉपर्स राहुल कुमार, सौरभ श्रेष्ठ और रूबी राय के घर जाकर पूछताछ के लिए समन थमाया। इसमें अभी सीजर और रेड्स चल रही हैं और कुछ लोगों को इंटरोगेशन के लिए पुलिस लाई है, पूछताछ चल रही है। अभी साक्ष्य संकलन के बाद ही किसी की गिरफ्तारी पे हम लोग कुछ बोल सकते हैं। पुलिस ने मंगलवार को 4 टॉपर्स समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। टॉपर्स मामले का विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच कराने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। मॉनसून की पहली बारिश से केरल सराबोर हो गया। हालांकि पहले 9 जून को मॉनसून के आने की उम्मीद जताई गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि 4 दिनों में बादल कर्नाटक और फिर उत्तर भारत की तरफ रुख करेंगे। भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। केरल के कई हिस्सों में मंगलवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों का जो डेरा है वो काफी बढ़ा पिछले 2 दिनों में, और आज भारी से बहुत भारी बारिश पूरे केरला में देखने को मिली है। 70 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश कई जगह के आंकड़े आए हैं, और इन सभी कंडीशंस को देखते हुए मौसम विभाग ने आज ये डिक्लेयर किया है कि मानसून ने केरला में दस्तक दे दी है। हालांकि मंगलवार को मौसम विभाग ने 9 जून को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन बादलों ने 24 घंटे पहले ही बरसना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। अपने दोनों जो हमने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किए हैं उसमें ये बता दिया है कि इस साल मानसून के अच्छे रहने के आसार 90%, 95% से भी ज्यादा हैं। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने लोगों को चट्टानों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक देश में सामान्य के मुकाबले 108% बारिश का अनुमान लगाया है। जानकार इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला मानसून इस साल करीब 1 हफ्ते की देरी से पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जहां केरल में मानसून पहुंचने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं राजस्थान में अभी भी गर्म हवाओं से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में भीषण जल संकट है। शानदार धरोहरों और हवेलियों के लिए मशहूर झुंझुनू जिला भी इससे अछूता नहीं है। बड़ा हिस्सा डार्क जोन में जा चुका है। 17,000 से ज्यादा आबादी वाले गोठरा पंचायत की हालत भी कुछ ऐसी ही है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। झुंझुनू जिले का बड़ा गांव गोठरा भयंकर सूखे और जल संकट की चपेट में है। खेतड़ी ब्लॉक के इस गांव के लोगों की जिंदगी खेती और पशुपालन से चलती है। यहाँ 17,000 से ज़्यादा लोग और 7,000 से ज़्यादा पशु हैं, लेकिन बीते 4 महीनों से ये गांव बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। पानी पीने लायक नहीं है, पानी खारा है। कुल मिला के पशु तो बेचारा काम चला लेते हैं, लेकिन आदमी की हालत जो है वो पानी की वजह से बेकार है। जल संकट ने खास तौर से औरतों की रोजमर्रा जिंदगी ही बदल दी है। सरकारी पानी 8-10 दिन में आता है। ऐसे में पानी जुटाने का जिम्मा महिलाओं पर ही है। 10-10 मिनट पानी आओ साहब, 10 मिनट में क्या है? अब काम चल रहे हो तो मैं तो टंग गिराऊं। भारी जल संकट से जूझ रहे गोठरा के लोगों की खासी तादाद फौज में काम करती है। यहीं के धर्मपाल सैनी कांगो में शांति सेना के अभियान के दौरान 2012 में शहीद हुए थे। गोठरा झुंझुनू जिले की बड़ी पंचायतों में एक है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जल संकट को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं। पीने के लिए तो पानी है ही नहीं। जो एक आरओ प्लांट लगा हुआ है वो भी काफ़ी 4 महीने से काफ़ी बंद पड़ा है। बिल्कुल उसको अधिकारियों को अवगत करवा दिया उस बारे में, और कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। करीब पूरा झुंझुनू जिला डार्क जोन में आ गया है। तमाम इलाकों में खारा पानी मिल रहा है। 252 गांव फ्लोराइड से पीड़ित हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि झुंझुनू के जिला प्रशासन का दावा है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ कई इलाकों में तस्वीर बेहद ख़राब है।
खासतौर पर खेतड़ी के आसपास के गांव की, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। साफ पानी एक सपने की तरह हो गया है। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, खेतड़ी। और बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल के तेल अवीव शहर में बुधवार को गोलीबारी की घटना में 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य जख्मी हुए हैं। ये घटना शहर के केंद्र में इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है। पुलिस ने 2 संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये चरमपंथी हमला है। दोनों हमलावर फिलिस्तीनी हैं। I have a meeting, a business meeting here, when I listen shooting of a machine gun, not a gun. I am in my past fight. I was in parachute. I running inside to the noise that I listen, and I find 2 wounded on the market, the restaurant. और खेल की दुनिया से अहम खबर है। डोपिंग में दोषी पाई गई रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शरापोवा पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। शरापोवा को इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रतिबंधित पदार्थ मेल्डोनियम के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन शरापोवा पर यह प्रतिबंध इस साल 26 जनवरी से लागू होगा। इसका मतलब है कि शरापोवा को ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का परिणाम अब रद्द कर दिया जाएगा। प्रतिबंध की वजह से शरापोवा अब इस साल की विंबलडन और अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। शरापोवा ने प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। शरापोवा खेल मध्यस्थता अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। शरापोवा का कहना है कि उन्होंने प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल अनजाने में किया था। शरापोवा मेल्डोनियम का इस्तेमाल 2006 से कर रही थी, लेकिन 1 जनवरी 2016 को वाडा ने इसे प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल कर लिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। अमेरिकी संसद से पाकिस्तान को सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पड़ोस में पल रहा है आतंकवाद, सामरिक हित में है मजबूत और संपन्न भारत। अदालत पहुंचा उड़ता पंजाब विवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज। समर्थन में उतरी कई मशहूर फिल्मी हस्तियां। अमिताभ बच्चन ने कहा, रचनात्मकता को मारने का ना हो प्रयास। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर जोर। प्रणब मुखर्जी ने कहा, शिक्षा में अलग अलग विचारों का हो समावेश। उपराष्ट्रपति ने निजी संस्थानों के लिए प्रभावी नियामक तंत्र बनाने की बताई जरूरत। तय समय से 1 दिन पहले केरल पहुंचा मॉनसून। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश, पहाड़ी जगहों से दूर रहने की चेतावनी। 15 जुलाई तक देश भर में मॉनसून की फुहारें। और टेनिस खिलाड़ी शरापोवा पर 2 साल का प्रतिबंध। डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की कार्रवाई। फैसले के खिलाफ अपील करेगी शरापोवा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।